गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग एक इंजरी ग्रुप से एक बहुत ही महत्वपूर्ण दवा जिस पर नज़र बहुत समय में नहीं जाता है उसका अध्ययन करने जा रहे हैं और हमारे मैथमेटिका का एक बहुत ही महत्वपूर्ण दवा के रूप में माना गया है। स्टूडेंट्स बेलिस पर और एक फैमिली है जिसे हम लोग डेजी फैमिली कहते हैं। डेजी नाम बड़ा कॉमन है और ख़ास करके ये नाम बहुत लोगों का नाम हम लोग डेजी सुना करते हैं। तो ये डेजी फैमिली के अंदर में आता है और ख़ास करके इस फैमिली में जितने भी पौधे हैं वह सारे गार्डन के ऑर्नामेंटल किस्म के पौधे होते हैं। आप देख रहे हैं कितना खूबसूरत पखुड़ियों वाला यह पौधा है और इसे हम लोग बेलिस पर का पौधा कहते हैं। काफ़ी खूबसूरत होता है, गार्डन में भी लगाया जाता है और मोस्टली ये कल्टीवेट किया जाता है और ऐसे भी हुआ करता है। डेजी प्लांट जो हम लोग यूज कर रहे हैं अपने मैथमेटिका में, ये आपका इंग्लिश डेजी कहलाता है। इंग्लिश डेजी इसका नाम है, ठीक है ना। बेलिस पर एक कॉमन यूरोपियन स्पेसीज है डेजी का और इसका फैमिली का नाम है एस्ट्रेसी फैमिली। आप देख रहे होंगे एस्ट्रल सेपेड फ्लावर होने के कारण इस परिवार का नाम एस्ट्रेसी पड़ा है। बेलिस पर्निस जो है सो ये नेटिव प्लांट है कहाँ का सेंट्रल एंड नॉर्दर्न यूरोप का, और इसमें छोटे छोटे आइलैंड हैं वहाँ पर भी ये पाया जाता है। कारण कि यूरोपियन कंट्रीज में ये बड़ा कॉमन प्लांट माना जाता है और ये अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में भी ये और एशिया में भी ये फैला है। लेकिन इसका जो बुनियाद है, शुरुआत है, नेटिव प्लेस जो है तो वो आपका यूरोप है। तो इसलिए आप देखेंगे बहुत सारे यूरोपियन जिन लोगों का नाम होता है, यूरोपियन जो होते हैं उन लोगों का नाम जो है सो डेजी वर्ड यूज किया जाता है। ये पेरिनियल प्लांट होता है, पेरिनियल और हर्बेसियस प्लांट है जो कि क्रीपिंग नेचर का होता है और उसके राइजोम होते हैं गोलाकार के, राउंडेड शेपेड होते हैं या नहीं तो स्पून शेपेड हुआ करते हैं, चम्मच के जैसा पत्ते होते हैं और पौने 1 से 2 इंच तक के पत्ते होते हैं और ये काफ़ी फ्लैट ग्रो करते हैं और ये अपने कॉलोनाइज करते हैं। कॉलोनाइज का मतलब कि ग्रुप में एक जगह जहाँ पर एक पौधा हुआ तो वहाँ पर कई एक पौधे आते हैं और आप देखिएगा कि फ्लावर भी जो है सो काफ़ी क्लस्टर्स में आते हैं। इसीलिए इसे लॉन डेजी भी कहा जाता है। लॉन डेजी मतलब अगर ये एक जगह पर देखिएगा काफ़ी लॉन के जैसा दिखलाई पड़ेगा इसके फ्लावर। बड़ा खूबसूरत सिनेरियो होता है जब ये फूल को इकट्ठे आप गार्डन में देखते हैं। तो इसे कहा जाता है आई ऑफ द डे, है ना। आई ऑफ द डे, दिन के समय में दिन की आंखें, है ना। और इसका बेलिस का मतलब होता है प्रीति, लड़कियों के से जुड़ा हुआ नाम है। आपने बेलाडोना भी सुना होगा, बेला वर्ड भी आपको लड़की के लिए होता है, डोना का मतलब आई होता है। और ये बेलिस भी जो है सो ब्यूटीफुल लेडी के लिए होता है, यानी इसलिए ब्यूटीफुल लेडी के नाम जो हैं सो आपको डेजी रखा जाता है। और परनिसियस का मतलब होता है एवर लास्टिंग, यानी कि सुंदरता इसमें कि कभी खत्म नहीं हो, है ना। बड़ा खूबसूरत शब्द है, सुंदरता जो कभी खत्म नहीं हो और खास करके दिन के समय में ये हमेशा दिन के समान यह खिलता रहे। यही इसी नाम से यह काफ़ी फेमस है और इसके फ्लावर्स कई एक कलर में लोग इसको प्लांट करने का कोशिश करते हैं। ये हर्बल मेडिसिन के रूप में भी इसका इस्तेमाल हुआ है और एस्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टी है इसके अंदर में हर्बल के लिए। और यूरोपियन कंट्रीज में खास करके रोम में जब लड़ाई हुआ करता था तो वहाँ के जो स्लेव होते थे, वहाँ के नौकर होते थे, उनको घोड़ा में भर करके डेजी के पत्तों को, जूस को ले जाते थे, क्योंकि लड़ाई में जिसको घाव हो गया, चोट लग गया, वहाँ पर इसके पत्तों को, इसके जूस को लगाने से वो ठीक हो जाया करता था। इसीलिए ये जो है सो शुरू से ही इसका प्रारंभिक अध्ययन जो है सो हम लोगों को एक इंजुरी मेडिसिन के हुआ। और
बैंडेज है, अगर इसके जूस में सोप करके निचोड़ करके डालते हैं तो उसको ये आपको जो स्पीयर से जो कट होता है, भाले से जो चोट लगता है, उसको ठीक करने में ये सहायक हुआ है। और बेलिस पर जो है सो आज भी होम्योपैथी में इंजरी मेडिसिन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, खास करके ब्लंट ट्रॉमा से। ब्लंट मतलब कोई किसी बोथर चीज से, सर्जिकल प्रोसेस से चोट लग जाता है या ब्लंट इंस्ट्रूमेंट से चोट लग जाता है, तो वहाँ पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। और इसका आजकल तो इसको हार्वेस्ट भी किया जा रहा है। बेलिस पर का ट्रेडिशनल ऑस्ट्रेलियन इंटरनली टी के रूप में, चाय के रूप में या पत्तों को सलाद के रूप में भी किया जाता था, जिससे कि गैस्ट्रो इंटेस्टिनल और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट ठीक हो जाए। और आपको बता दें, आज भी हम लोग होम्योपैथी में अगर चेस्ट इंजरी हुआ करता है तो बेलिस पर को एक प्राथमिकता के साथ में, जहाँ पर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में अगर कोई इंजरी का जिक्र आता है या गैस्ट्रिक सिस्टम में इंजरी का जिक्र आता है, तो बेलिस पर को का पहला नाम आता है। इसके फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं, ये एवरग्रीन होते हैं। 0.2 मिलीमीटर से 8 इंच से लेकर के 8 इंच तक मीडियम रेट का होता है। हार्डी टू जोन यूके एंड 4 एंड फर्स्ट टेंडर होते हैं। इट इज द लीफ ऑल ईयर इन फ्लावर, सालों साल रहता है और मई से लेकर के अक्टूबर तक इसके बीज निकलते हैं। इसके स्पीसीज को हर्माफ्रोडाइट कहते हैं। हर्माफ्रोडाइट का मतलब एक ही प्लांट के अंदर में मेल और फीमेल ऑर्गन होते हैं, इसीलिए इसे आपको क्रॉस पॉलिनेशन से इस पौधे का विकास नहीं होता, ये सेल्फ पॉलिनेशन से भी, इसलिए सेल्फ फर्टिलिटी भी होती है। एक ही एक ही पौधा के अंदर में ये होता है। और ये खास करके लाइट, सैंडी, मीडियम और हेवी सॉइल में ये ज़्यादा उपजते हैं। ये सब व्यवस्था जो है सो करके आप इसको ग्रो कर सकते हैं। एक बहुत खूबसूरत डाक टिकट आपको इस स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा होगा, इस डेजी के प्रशंसा में, इस फिजिकल बेलिस पर के प्रशंसा में, क्योंकि यह इंजरी के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण दवा रहा है। आप सबों को याद होगा अर्निका मॉन्टेना हम लोग बहुत खूबसूरत मेडिसिन है, और अर्निका मॉन्टेना भी बहुत ही खूबसूरत प्लांट है, प्लांट के रूप में हुआ करता है। और लेकिन अर्निका मॉन्टेना और बेलिस पर में हम लोग को डिफरेंस को समझना पड़ेगा, कब अर्निका मॉन्टेना का स्थान आता है और कब बेलिस पर का स्थान आता है। इसके सिम्टम्स में जो सबसे इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण बात आती है, उसको स्टैसिस एंड फैग कहते हैं। स्टैसिस मतलब कि रुकावट, कहीं पर ब्रूस्ट हो गया और रुकावट आ गया, आप हिल डोल नहीं सक रहे हैं, मूवमेंट मुश्किल हो जाता है, तो वैसे में इसका इस्तेमाल किया। यानी कि स्टैसिस का मतलब होता है अचानक रोक देना, है ना, अचानक रुक जाना और उसके अंदर में फैटिक स्टेट आ जाना। और यह कंपोजिटिव फैमिली में इसके जो कंपेनियन है वह अर्निका और कैलेंडुला के साथ में आता है। कंपोजिटिव प्लांट फैमिली के जो अधिकांश प्लांट होते हैं, जिसमें कि अर्निका और कैलेंडुला और यह बेलिस, ये एस्ट्रेसी उसके ग्रुप का ही है, तो ये सारे जो है सो आपको इंजरी के लिए कहीं ना किसी रूप से इनका काम में आता है। खास करके अर्निका और कैलेंडुला का तो काफ़ी नाम रहा है, और यह बेलिस पर का भी। और इसके अब कोई भी कंपोजिटिव फैमिली का एक महत्वपूर्ण कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है कि इसमें सभी होते हैं। कहीं पर भी ब्रूस्ट सोरनेस, ब्रूस्ट मतलब कि मचोड़ा हुआ घाव के जैसा होता है, और कभी कभी ये मोशन से एम्लोरेट होता है ना, मोशन से एम्लोरेट होता है, और रबिंग से इसे एम्लोरेट होता है। इसके घाव या चोट लगने वाले को धीरे धीरे रब कीजिएगा, मालिश कीजिएगा तो आराम मिलता है, और थोड़ा थोड़ा हिलाते रहिएगा, चलाते रहिएगा। जैसे पैर को आप देख रहे हैं, ये चलाने का कोशिश किया जाता है, तो इससे काफ़ी राहत मिलती है। और इसे डीप ट्रॉमा और सेप्टिक वुंड में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। सेप्टिक वुंड में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, खास करके एब्डोमिनल और पेल्विक रीजन के, है ना, एब्डोमिनल, पेल्विक, और भी कहीं पर भी अगर डीप ट्रॉमा होगा, भीतर तक घाव देख रहे हैं, घाव वह भीतर तक जाएगा, तो वहाँ भी इस्तेमाल किया जाता है।
यानी कि सतह से लेकर के भीतर तक, है ना, ये इसका इस्तेमाल होता है। और सोरनेस का फीलिंग हो जाना, है ना। अर्निका में बेसिकली आप लोग सोरनेस का फीलिंग नहीं देखते, कहा कि वहाँ पर स्टैटिस होता है और वहाँ पर पेशेंट को उसका रिमोट इफेक्ट अर्निका में ज़्यादा दिखलाई पड़ता है। इसमें आपको पॉजिटिव है, तुरंत का इफेक्ट ज़्यादा दिखलाई पड़ता है। इंजुरी, स्वेलिंग रिमेन्स आफ्टर द ट्रीटमेंट विथ अर्निका। अगर सूजन अर्निका से इलाज करने के बाद, अर्निका को फर्स्ट मेडिसिन ऑफ ट्रॉमा कहा जाता है, इंजुरी कहा जाता है, तो लोग अधिकांश इसलिए अर्निका को फर्स्ट मेडिसिन कहा जाता है क्योंकि यह जैसे ही अर्निका के अंदर में ओवर कॉन्फिडेंस होता है, अर्निका को ये आत्मविश्वास होता है कि हमको चोट नहीं लगेगी, लेकिन जब चोट लग जाता है तो वह शॉक्ड हो जाता है। तो शॉक्ड स्टेट जो है सो अर्निका का प्राइमरी सिम्टम्स होता है। तो लोग आंख मूंद करके अर्निका का इस्तेमाल करते हैं, उस समय सोचने का मौका नहीं मिलता है, इसलिए अर्निका का इस्तेमाल हो जाता है। अर्निका के इस्तेमाल करने के बाद भी अगर स्वेलिंग बना रहता है तो वहाँ पर उस जगह पर, और वह खास करके दबाने पर देख रहे हैं ड्रप्सिकल टाइप का हो जाता है, तो वहाँ पर आपको बेलिस पर का बहुत महत्वपूर्ण स्थान आता है। तो छात्रों, ये आप देख रहे हैं कितना महत्वपूर्ण इंजुरी ग्रुप का मेडिसिन है। मेट्रिया मेडिका में सभी तरह के सभी मेट्रिया मेडिका में मैंने इसमें मेंटल सिम्टम्स को देखने का कोशिश किया, लेकिन मेंटल सिम्टम्स का जिक्र किसी भी मेट्रिया मेडिका में नहीं के बराबर है, एकदम ही नहीं है, क्योंकि सारा अध्ययन शुरू से लेकर के अभी तक का अध्ययन जो है सो हमेशा बेलिस पर को एक इंजुरी मेडिसिन के रूप में देखा गया, यानी कि एक्सटर्नल फिजिकल ट्रॉमा के कारण ही इसको स्थान दिया गया है। अर्निका मोंटेने का मेंटल ट्रॉमा में भी इस्तेमाल होता है, लेकिन बेलिस पर को फिजिकल ट्रॉमा, खास करके स्मॉल इंजुरी में, सॉफ्ट पार्ट के इंजुरी में आपको ये होता है। यानी कि ये जो होता है बेलिस पर, ये काफ़ी सेंसिटिव टाइप के पर्सनैलिटी होते हैं। यानी कि सेंसिटिव कहने का मतलब हो गया शरीर के सॉफ्ट पार्ट को, कोमल अंगों को भी ये टच करता है, और वहाँ पर जो इंजुरी होते हैं उसमें इसकी भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण हुआ करता है। छात्रों, इसे एक आपने शब्द सुना होगा, रेलवे स्पाइन। रेलवे स्पाइन का मतलब होता है, सिम्टम्स जो रेलवे स्पाइन का डिस्क्राइब किया गया है वह है कि आपके पास जो चोट लगने के बाद में मेमोरी इम्पेयरमेंट, यादाश्त का भूल जाना, पुअर कंसंट्रेशन, नींद नहीं आना, एंजाइटी, इरिटेबिलिटी, बैक स्टिफनेस एंड पेन, हेडेक, हियरिंग प्रॉब्लम, एक्सट्रीमली नमनेस, आर्म्स एंड हैंड पेन एंड लॉस ऑफ द सेक्सुअल डिजायर, ये सारे चीज इकट्ठे एक साथ में आते हैं, तो उसे हम लोग रेलवे स्पाइन का कहते हैं। रेलवे स्पाइन एक ब्रॉड टर्म है जिसके अंदर में चोट लगने के कारण, स्पाइन के कारण, क्योंकि जब रेलवे के ड्राइवर जो होते हैं वो जब अपने गाड़ी को चलाते रहते हैं, तो उस समय में जो आप फिक्स माइंड से एकदम सतर्क होकर के रहते हैं, तो उसके अंदर में एक जो फीलिंग्स होता है उसे धीरे धीरे ये उसका साइड इफेक्ट के रूप में ये आता है, इसलिए रेलवे स्पाइन कहते हैं के नाम से जाना गया है। और खास करके रिसेंट एंड रिमोट इफेक्ट ऑफ द ब्लो, काफ़ी समय तक व्यस्त रहने के कारण, एक ही में चोट लगने के कारण, बार बार चोट लगने के कारण, स्ट्रेन के कारण, और अपने बैक में स्ट्रेन के कारण, पीठ में खड़े रहना, पूरे यात्रा में खड़े रह करके गाड़ी को चलाते रहना, तो निश्चित रूप से जो स्पाइनल कॉर्ड जो है, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर में आपको एक स्पाइनल कॉर्ड में भी, वर्टिब्रल कॉलम के अंदर में स्पाइनल कॉर्ड भी आपको ट्रैवल करता है, तो उस ट्रैवलिंग में उस पर जो कंसंट्रेशन होता है तो सारे जगह पर इम्पेयरमेंट लाता है। इस इम्पेयरमेंट को हम लोग रेलवे स्पाइन के नाम से जाना करते हैं। और ये ऐसा आप इसको सोच सकते हैं, कोई आदमी दिन भर खड़ा होकर के काम कर रहा है, कोई उसको बैठने का मौका नहीं मिला और लगातार कई एक दिन तक काम कर रहा है, तो पीठ में अकड़न शुरू हो जाएगा। फिर उसके बाद में उसके स्पाइनल कॉर्ड के कारण जो भीतर में जो
स्पाइनल कॉर्ड उसके अंदर में है, उसको इंजरी जैसा फील करेगा, उसमें भी आपको स्ट्रेस आएगा और वह जो इफेक्ट करेगा उसका दोनों तरफ माइंड की ओर भी इफेक्ट करता है और बॉडी की ओर भी इफेक्ट करता है। तो ये रेलवे स्पाइन बहुत ही इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी है जो कि हम लोगों को समझना चाहिए, जहाँ की इंजरी के कारण, ओवर स्ट्रेस के कारण जीवन पर दो तरफा प्रभाव पड़ता है। दो तरफा प्रभाव, एक प्रभाव किधर पड़ा, माइंड की ओर और दूसरा बॉडी की ओर। तो ये दो तरफा प्रभाव को हम लोग रेलवे स्पाइन के नाम से सोच सकते हैं। हार्ड फिजिकल वर्क, है ना, वैसा व्यक्ति जो हार्ड, इसलिए देखिए रेलवे स्पाइन का ये कम्प्लीमेंट्री वर्ड है, हार्ड फिजिकल वर्क, पर्सन्स हु हैव डन हार्ड फिजिकल वर्क, ट्रैवल्ड मच, काफी चल रहा है, ट्रैवलिंग में है, लगातार ट्रैवलिंग में है, और उसके बाद में पीठ में आकलन आ गया, आकलन के बाद में दर्द शुरू हो गया और वह कंटिन्यू करने लगा, तो वैसे स्थिति में ये है। और आप देखेंगे लड़ाई के मैदान में, पहले जो लड़ाई के में हुआ करते थे, तो उस समय सैनिक कई एक दिन तक लड़ाई के मैदान में न सोने का समय न जगने का समय हमेशा, और उस समय में काफ़ी, इसीलिए रोम में जो व्यवस्था थी उस समय इसके जूस को कलेक्ट करके लोग ले जाते थे लड़ाई के मैदान में, जहाँ पर शिविर था जिसमें कि सैनिक लोग रहा करते थे, वहाँ पर एक छोटा सा हॉस्पिटल जैसा बना दिया जाता था और उसमें इस जूस को एकत्र, जहाँ शाम को आने के बाद में जिसको जहाँ चोट लगा है, ब्रूस फीलिंग है, उस पर इलाज करने की व्यवस्था थी। इसलिए हार्ड फिजिकल वर्क, हार्ड किसी भी तरह से हार्ड फिजिकल वर्क आपको दिखाई पड़ता है तो हम लोग इसको इस दवा के विषय में सोच सकते हैं, ठीक है ना। फॉल ऑन कॉकिक्स, कॉकिक्स आप समझ रहे हैं, लास्ट टेलबोन को हम लोग कॉकिक्स कहते हैं, और इस पर जो चोट लगता है टेलबोन पर, है ना, ये आपका टेंशन जो क्रिएट होता है वह आपको बहुत इम्पोर्टेंट इंजरी के रूप में आ जाता है, और ये जो है सो टेंशन और बैक पेन का बहुत बड़ा कारण भी बनता है, जो जहाँ से एक्सटेंड करता है। तो आपको स्पाइन का ये टर्मिनेशन पॉइंट होता है, और यहाँ से अगर इंजरी शुरू होता है तो ये सीधे जो कॉकिक्स के जो इंजरी होते हैं या चोट लगते हैं वह आपको माइंड पर भी उसका गहरा प्रभाव पड़ता है। तो इस चीज को हम लोग को दिमाग में रखना पड़ेगा कॉकिक्स के पेन में, ठीक है ना। नेक्स्ट होता है इनएबिलिटी टू वॉक ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अब स्टिफनेस है प्रेगनेंसी के समय में, आपके मसल्स जो है एब्डोमिनल मसल्स वो काफ़ी स्ट्रेन हो जाते हैं, और इसमें इंटरनल ब्रूस सेंसेशन आता है, और यूट्रस में भी जो गर्भ में जो बच्चा है उसका किकिंग जो करता है, उसका पैर जो चलता है और उसका वायलेंट मोशन हुआ करता है, खास करके लेट प्रेगनेंसी में, तो मैकेनिकल प्रेशर पड़ता है ग्रॉइन पर, और हेवीनेस फीटस के कारण तो उससे चलना मुश्किल हो जाता है, और इस मुश्किल चलने के कारण अगर दर्द या तकलीफ होती है तो वह बेली स्पर के लिए एक स्थान बनता है। तो इसका देखिए आप इफेक्ट कितना, आप कितने तरह से बेली स्पर का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बियरिंग डाउन, बियरिंग डाउन, लेबर लाइक पेन आफ्टर पार्टुरेशन, है ना, लेबर बच्चे होने के बाद में भी लेबर पेन बना रहता है। एक्सपल्सिव यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द वुमेन इन सेकेंड स्टेज ऑफ द लेबर, और सेंसेशन ऑफ हेवीनेस एंड डिसेंट इन द पेल्विस एसोसिएटेड विथ पेल्विक ट्यूमर्स एंड सर्टेन अदर डिजॉर्डर। तो बियरिंग डाउन का मतलब कि कुछ बाहर नीचे चला जा रहा है, एक इम्पॉर्टेंट सेंसेशन है जो खास करके दबाव के कारण और प्रेशर पड़ने के कारण क्रिएट होता है। उस तरह के दर्द को में आपको ये महत्वपूर्ण मेडिसिन है। इंडाइजेशंस, अब हेवी ईटिंग के बाद में, है ना, काफ़ी खा लिए, उसके कारण पेट में एक जलने के जैसा होता है, और ख़ास करके हम आज गर्मी का मौसम है, और इसमें आप खाना खाने के बाद में लोगों को आदत बनी हुई है आइसक्रीम खाने का। तो गर्मी के मौसम में अगर आइसक्रीम खाइएगा
तो उससे बड़ा इंडाइजेशन भी क्रिएट होता है, और अगर इंडाइजेशन क्रिएट होता है तो उसके कारण जो बर्निंग सेंसेशन होता है, इंडाइजेशन होता है सडन चिलिंग के कारण, है ना। ये सडननेस वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है बेलिस के लिए। किसी भी चीज में सडन, कोई भी आग में अचानक पानी दे दीजिए तो सडन चिलिंग हो गया ना। तो उसी तरह से पेट में आप खाना खाए, खाना खाने के बाद में आपने आइसक्रीम खा लिया तो सडन चिलिंग होता है, और उसके कारण पेट में जो तकलीफ होता है उस तकलीफ को दूर करने के लिए, इंडाइजेशन को दूर करने के लिए भी आपको बेलिस पर जो है सो एक इम्पॉर्टेंट मेडिसिन के रूप में आता है। इंड्यूरेशन ऑफ मैमी आफ्टर कंट्यूजन, है ना। ब्रेस्ट में चोट लगने के बाद, देखिए ब्रेस्ट बहुत ही सॉफ्ट ऑर्गन माना जाता है, और चोट लगने के बाद में कोई उस पर असर पड़ने के बाद में जो सूजन आ जाता है, बढ़ जाता है, घाव जैसा हो जाता है, बड़ा गांठ के जैसा होने लगता है, वहाँ भी आपको यह एक महत्वपूर्ण दवा के रूप में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सेंसेशन ऑफ हेवीनेस, भारीपन, है ना। तो ये भारीपन खास करके वॉमिटिंग के बाद में, है ना, एसिड का वॉमिट हो रहा है, एसिड के जदीद करके आपको ढकार आ रहा है बाहर से, और उसे अपने ड्रेस को कपड़े पर, पेट पर कपड़ा नहीं रखना चाहते हैं, और उस पर कपड़े से दबाव मिलता है, और डिजायर फॉर पिकल्ड डिशेस, इन्हें अचार के जैसा या अचारी खाना इन्हें काफ़ी पसंद होता है। कैंसर ऑफ द मैमी, कैंसर ऑफ द मैमी में जाइएगा ब्रेस्ट कैंसर्स में, तो खास करके जब कंट्यूजन हो वहाँ पर कोनियम भी आता है, फिर इंड्यूरेशन हो और कंट्यूजन आफ्टर, है ना, चोट लगने के बाद में, और नोड्यूल्स होगा। तो ये दो वर्ड लिखा मैंने, सेकेंड ग्रेड में इसको रखा गया है, ये वहाँ पर ये इस्तेमाल किया जाता है कैंसर में। लेकिन मैं आप लोगों को यह कहूँगा, कैंसर शब्द को इस्तेमाल करने के पहले आप उसके जनरल सिम्टम्स को देखना नहीं भूलना चाहिए। इस पेशेंट में जो एक्साइटमेंट्स होते हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, और उस एक्साइटमेंट में आपको मास्टरबेशंस के डिस्पोजिशंस बहुत दिखलाई पड़ेंगे, है ना। कुछ पे एक्साइटमेंट के कारण, टेंशन के कारण अपने टेंशन को रिलीज करने के लिए जो मास्टरबेशंस का डिस्पोजिशंस आदत लग जाती है, उसको दूर करने के लिए भी बेलिस पर का महत्वपूर्ण स्थान है। नेक्स्ट है डॉक्टर बर्नेट का बड़ा कंट्रीब्यूशन है हम लोगों के मेट्री अमेरिका में, और बर्नेट ने कहा है कि इरिसेप्लिस में यह अर्निका के जैसा काम करता है, और उन्होंने लिखा है कि मैंने इसका केसेस को बहुत सारे केसेस को ठीक किया, ट्यूमर के केसेस में, जहाँ की एक चोट लगने के कारण स्टैसिस क्रिएट हो गया था और फैक्ट सेंसेशन था। तो ये वर्ड जो है स्टैसिस एंड फैक्ट, ये डॉक्टर बर्नेट का ही है। ये ब्लड वेसल्स, नर्व्स, स्प्लीन, जॉइंट और लेफ्ट साइड में ये ज़्यादा इंडिकेटेड है। इसके रीजन ऑफ एक्शन कहाँ पर ये सबसे ज़्यादा काम करता है, तो ब्लड वेसल्स, नर्व्स, स्प्लीन, जॉइंट्स एंड लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी में। इसके कष्ट जो है सो आपने, हम लोगों ने देखा, इंजुरी से बढ़ते हैं, स्पाइन से, स्प्रेन से बढ़ते हैं, टच से, कोल्ड बाथ और ड्रिंक से, वेट बिकमिंग, ठंडा हो जाने से, चिल और चिल से माने ठंडे में गर्म और गर्म में ठंडा देने से, और वार्म बेड से इसके कष्ट बढ़ते हैं। इसके कष्ट जो है सो कंटिन्यूड मोशन से आराम मिलता है, लगातार चलते रहने से इसके कष्ट में काफ़ी राहत मिलती है। बेलिस पर के अंदर में जो खाने का देखा गया है, इसे मीट, ओनियन, पिकल डिशेस और विनेगर का डिजायर है, और इसके कष्ट जो है सो एप्पल खाने से वॉमिटिंग हो जाता है, कोल्ड फूड और कोल्ड ड्रिंक्स खाने से, गर्मी के बाद में तुरंत आप कोल्ड फूड या कोल्ड ड्रिंक्स खाते हैं तो उससे प्रॉब्लम हो जाता है, फैट से प्रेशर पड़ता है एपिगैस्ट्रियम में, और वाटर, पानी पीने से भी कष्ट बढ़ता है, वहाँ बेलिस पर का आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। निक्यूलियस, इसके जो सेंट्रल पॉइंट हैं, सिमिलर टू अर्निका, है ना। अब सोरनेस, ब्रूस्ड फीलिंग, एमुलेट, मोशन एमुलेट, रबिंग एमुलेट, इस
बात को दिमाग में रखना पड़ेगा। तो इसका जो मॉडलिटी है बहुत सोर और ब्रूस्ट है अर्निका के जैसा, और ये मोशन से और रबिंग से आराम मिलता है। स्वेलिंग रिमेन आफ्टर द इंजुरी, है ना, इंजुरी के बाद में स्वेलिंग रह जाना, बना रहना। मैकेनिकल यूट्राइन कंप्लेंट्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के समय में यूट्राइन कंप्लेंट्स जो होते हैं चोट लग बाहरी व्यवस्था के कारण, और ख़ास करके डिलीवरी के समय में अगर मिसमैनेजमेंट हुआ करता है तो वहाँ हम लोग बेली स्पर को ज़्यादा सोचना चाहिए। एलिमेंट्स ऑफ द फीमेल ऑर्गन स्पेशली ब्रेस्ट, है ना, खास करके ब्रेस्ट पर इसका ज़्यादा प्रभाव है। कोनियम को भी आप लोग रखते हैं, लेकिन कोनियम जो है सो काफ़ी मेटलिस्टिक और काफ़ी उसके टिश्यू जो है सो काफ़ी हार्ड टिश्यू होते हैं, ये सॉफ्ट टिश्यू पर ये ज़्यादा काम करता है। एलिमेंट्स फ्रॉम चिलिंग व्हेन ओवरहीटेड, तो ये 5 पॉइंट को दिमाग में रखेंगे हम लोग ये बेली स्पर के यूज करने के लिए, और यह बेली स्पर हम लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण है। तो व्यवस्था यह है कि हमें अर्निका का जब सोचना होता है, अर्निका के लिए जब हम लोग सोचते हैं और अर्निका दवा के दिमाग में आता है तो उस समय इमीडिएट बेली स्पर को भी हम लोग को दिमाग में लाना चाहिए। लेकिन अर्निका का फर्स्ट हैंड बात इसलिए आता है कि अर्निका में के जैसा वैसे व्यक्ति जो कि ओवर कॉन्फिडेंट हो, और बेली स्पर में पहले से भी सोच सकता है कि चोट लग जाएगी, ये रहता है, ओवर कॉन्फिडेंस की बात नहीं होती है। तो यह आपको इस दवा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है। तो हम लोग इसके साथ में आज का यह लेक्चर को समाप्त करते हैं, और अब 10 मिनट हम लोगों का समय है, कुछ लिमिटेड क्वेश्चंस आप लोग कीजिए। सो नाउ मैं आपको अब अनम्यूट कर दिया हूं मैं, और आप लोग सवाल करिए। हाँ, पूछिए। गुड मॉर्निंग। देखिए, सेप्टिक इंजरी का सेप्टिक इंजरी का क्या मतलब होता है? वैसा इंजरी जो कि आकर के जिसमें इन्फेक्शन क्रिएट हो गया है ना। हाँ, तो जिसमें जो इंजरी, जो चोट आपको लगा और लगने के बाद में ठीक नहीं हो रहा है, और सेप्टिक इंजरी में हमेशा आपको थोड़ा सा स्मेल दिखलाई पड़ेगा, है ना, यहाँ वहाँ पर एक रंग थोड़ा सा परिवर्तन दिखलाई पड़ेगा। घाव में सेप्टिक का जो कंडीशन आप देखिएगा पेशेंट में, तो जैसे रिसेंट फ्रेश इंजरी और सेप्टिक इंजरी, सेप्टिक इंजरी का मतलब होता है रिमोट इंजरी, बाद में थोड़ा, तुरंत तो घाव नहीं सड़ेगा ना, उसमें तुरंत उसके अंदर में सड़न नहीं आता है। सेप्सिस का मतलब होता है सड़न, तुरंत सड़ता नहीं है, थोड़े देर के बाद सड़ता है। तो सड़न आने के समय में जो इंजरी होगा उसको हम लोग सेप्टिक इंजरी कहते हैं। और सभी लोग एक एक करके बात करेंगे। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, बोलिए सर। क्वेश्चन ये है सर कि जैसे सर बेली स्पर में भी कहा गया है कि सर आफ्टर मेजर सर्जिकल वर्क का इंजरी है। हाँ। और पायरोजिनम में सर सर्जिकल वर्क पे भी इंजरी है। किसमें पायरोजिनम। ओके, बहुत अच्छा, पायरोजिनम। हाँ, अब आप ग्रेडिंग देखिए, ग्रेडिंग है अर्निका, बेली स्पर और पायरोजिनम एंड है। पायरोजिनम क्या है? एक नोसोट्स है और एंड प्रोडक्ट के रूप में है। तो जब बेली स्पर से भी अवस्था और ज्यादा, वह सड़न और भी ज्यादा हो जाए, सब पर प्यूट्रिड सेंस, जिसमें महक बहुत ज्यादा होने लगे, प्यूट्रिड, पायरोजिनम आता है, घाव के कारण आता है, और जब उसमें प्यूट्रिड सेंसेशन काफी बढ़ जाता है तो उसको हम लोग पायरोजिनम की ओर जाते हैं, है ना। पायरोजिनम का आप आपस में बात मत कीजिए, ये रिकॉर्डिंग भी हो रहा है, आपका वॉइस रिकॉर्डिंग भी हो रहा है, आपका वॉइस रिकॉर्डिंग हो रहा है। हाँ, गुड मॉर्निंग सर। हाँ सर, वहाँ पे कंपेयर किया गया बेली स्पर को स्टेप्सगेरिया से किया गया, फिर आपको हेमा मेलिस से किया गया। तो सर स्टेप्सगेरिया तो इनसाइड इंजरी के लिए हो गया, हेमा मेलिस हो गया कैपिलरी इंजरी के लिए हो गया। सर यहाँ पे आर्सेनिक समझ में नहीं आ रहा, आर्सेनिक को किस बेसिस पे इसको कंपेयर किया गया है? आप आर्सेनिक से क्यों कंपेयर करना चाहते हैं इस दवा को?
सर बुक में दिया हुआ है सर। हाँ ठीक है, दिया हुआ है, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन आप बताइए उसका क्या रेलिवेंस बताइए, रेलिवेंस। देखिए आर्सेनिक से कंपेयर जब आपस में बात कीजिएगा तो जवाब नहीं होता गया है बेलिस्पर को, है ना। आर्सेनिकम का अवस्था कब आएगा? तब आएगा जब आर्सेनिक के साथ में आर्सेनिक बिना रेस्टलेसनेस के आप प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं, बिना भीतर के भय के आप प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं। जब पेशेंट के मेंटल अवस्था में रेस्टलेसनेस और फियर ऐड हो जाता है तब उस समय में आर्सेनिक देना उचित होता है। तो इसे आप लोग इंजुरी में आर्सेनिक को इंजुरी के कम्प्लीमेंट्री मेडिसिन के रूप में इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है ना। वो प्राइमरी मेडिसिन के रूप में आर्सेनिक नहीं आता है। सेकेंडरी स्टेज में जो इंजुरी का इफेक्ट होता है, रिमोट इफेक्ट होता है, उस स्थान पर आर्सेनिक को सोचा जा सकता है, बशर्ते कि उसके साथ में रेस्टलेसनेस और उसके साथ में एक फियर स्टेट, एक इनसिक्योरिटी। अगर पेशेंट कहता है छोटा सा चोट लग रहा और उसके बाद भी कह रहा है कि हम बचेंगे नहीं, मर जाएंगे, तो यह सिचुएशन जो है सो आपको आर्सेनिक का सिचुएशन होगा। लेकिन बेलिस्पर में इस तरह का सोच नहीं पहुंचता है, क्योंकि बेलिस्पर का जो प्रॉब्लम है वह फिजिकल लेवल पर होता है। आर्सेनिक का प्रॉब्लम मेंटल लेवल पर ट्रैवल कर जाता है, जो कि ज्यादा डीपर प्लेन में है। तो हम लोग को देखना चाहिए पेशेंट का जो प्रॉब्लम है वह फिजिकल प्लेन पर है कि मेंटल प्लेन पर है। अगर फिजिकल प्लेन पर है तो हम लोग को फिजिकल नेचर के मेडिसिन जैसे आर्सेनिक, ये क्या कहते हैं, बेलिस्पर है, रस्टॉक्स है, अर्निका मॉन्टेना है। अर्निका मॉन्टेना का लेट मेंटल इफेक्ट पड़ता है, बहुत दिन के बाद में, है ना। बेलिस्पर का इमीडिएट कोई भी मेंटल इफेक्ट नहीं पड़ता है। और इसलिए आप देखिएगा बेलिस्पर के जो मेट्रिया मेडिका में, कई मेट्रिया मेडिका में मैंने देखने का कोशिश किया, वहां पर मेंटल सिम्टम्स का करीब करीब नहीं के बराबर है ना। तो ये हम लोग को दिमाग में रखना चाहिए। और कोई? थैंक यू एनी मोर। सो कीप लर्निंग, पढ़ते रहिए, है ना। और हम लोग फिर अगला समय में, अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे एक नया विषय को लेकर के। सो थैंक यू एवरीवन, एंड विद दिस सेशन इज, थैंक यू, इसके साथ ये सेशन समाप्त होता है।